हेलो स्टूडेंट। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर कहाँ कैसी इमेज बनाता है, उसको हमने डिस्कस किया था। फील्ड व्यू के बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट है, अगर हमारे सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो, जैसे पेन है, अगर इस पेन को मैं प्लेन मिरर के सामने रख दूं तो प्लेन मिरर इसकी कैसी इमेज बनाएगा, किस साइज की इमेज बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट से बड़ी बनाएगा, छोटी बनाएगा, सीधी बनाएगा, उल्टी बनाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो वो किस तरह से इमेज बनती है प्लेन मिरर से, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, देखो ये हमने प्लेन मिरर के सामने पेन इस तरह से तिरछा रख दिया किसी एंगल पर। ये पेन को ऐसे रख दिया, इसकी टिप को मैं ए पॉइंट कह रहा हूँ, नीचे वाले पॉइंट को बी पॉइंट कह रहा हूँ। अब मुझे ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट की ये प्लेन मिरर इमेज किस तरह से बनाएगा। तो ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जो इस ऑब्जेक्ट के एक्सट्रीम पॉइंट है ना, उसकी इमेज बनाएंगे। अब देखो ये एक्सट्रीम पॉइंट ए पॉइंट है, इसको तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। और पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था, इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये डिस्टेंस जितनी है x, उतनी डिस्टेंस पीछे इसकी इमेज बनेगी। तो a पॉइंट की इमेज यहां कहीं बन जाएगी और इमेज को नाम दे देते हैं x a डैश। ये हमारे पास इमेज बन गई। इसी सिमिलर वेन में हम इस बी पॉइंट की इमेज बनाएंगे। तो बी पॉइंट से मिरर में नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल लाइन दिया है। अब ये डिस्टेंस अगर मैं y कंसीडर करता हूं और y x से बड़ा है, तो इधर भी इमेज यहां कहीं बनेगी, बी पॉइंट की इमेज b डैश, और ये डिस्टेंस y के बराबर होगी। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगा ये प्लेन मिरर, उसको देखने के लिए जो एक्सट्रीम पॉइंट की इमेज बनाई है ना, इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, तो ये इमेज बन जाएगी। अब ये बताओ इसको देखकर, ये ऑब्जेक्ट जो ए बी है, इसकी साइज ज्यादा है या इमेज की साइज? ए बी तो क्या है, ऑब्जेक्ट साइज, और ए डैश बी डैश इमेज। तो बताओ इसमें कौन ज्यादा है? हाँ, ऑब्जेक्ट की साइज ज्यादा है, इमेज की साइज यस बराबर है ना। इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 के बराबर। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। और ए बी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज ए डैश बी डैश है। तो यहाँ भी कह सकते हैं प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल साइज की होती है। तो क्या हुआ रिजल्ट, इन प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन कितना होता है, 1 के बराबर। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट की लेंथ और इमेज की लेंथ बराबर है, ये एंगल भी सेम होगा फिर तो थीटा के बराबर। तो ये एंगल इस तरह से थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमने इस प्लेन मिरर के सामने इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक अल्फाबेट्स। तो अगर हम इस अल्फाबेट्स की इमेज देखेंगे तो ये प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाएगा, यहां कुछ इस तरह की इमेज बनेगी ना इसकी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए वर्ड यहां रखा और प्लेन मिरर इसके सामने ऐसे रख दिया। तो अब ये प्लेन मिरर इसकी इमेज कैसी बनाएगा, इस तरह से। तो यहां जो इमेज बन रही है और यहां जो इमेज बन रही है उसमें क्या डिफरेंस है, यहां हमें ऐसा लग रहा है ना इमेज सीधी बन रही है,
और सीधी बनने को हम बोलते हैं कि यहाँ इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट। और यहाँ इमेज हमें ऐसा लग रहा है कि इन्वर्टेड बनी, तो यहाँ इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट ये निकला कि जो प्लेन मिरर है वो किसी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज भी बनाता है, इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। कैसी इमेज बनेगी, यह जो मिरर है और ऑब्जेक्ट है उसकी रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से एक दूसरे के सामने वो रखे हुए हैं। तो प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज भी बनाता है, इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म करता है। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज देखो, यहाँ जो ऑब्जेक्ट की साइड है वही इमेज की साइड है ना, तो हमेशा इमेज सेम साइज की बनती है। क्या ये इमेज की जो साइज है वो मिरर की साइज पर डिपेंड करती है क्या? मिरर अगर इससे बड़ा कर दूं तो इमेज बड़ी बनेगी, या मिरर छोटा कर दूं तो छोटी बनेगी। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, इसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा सेम साइज की बनती है। इसका मतलब साइज ऑफ इमेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द साइज ऑफ प्लेन मिरर। लिखो इस रिजल्ट को, साइज ऑफ मिरर is independent size of image independent from size of plane mirror। जो प्लेन मिरर की साइज है उससे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उसकी साइज इंडिपेंडेंट। मिरर कितना भी छोटा हो, 1 mm में हो, माइक्रोमीटर के ऑर्डर में हो, लेकिन अगर यहाँ बहुत छोटा मिरर इतनी सी लेंथ में रखूंगा ना मिरर, तो भी इस ए ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनाएगा वो यहाँ। मतलब एक बहुत छोटा सा मिरर रख दूं इस ए वर्ड की साइज से भी बहुत छोटा, तो भी इस ए वर्ड की यहाँ ये इमेज बनाएगा कंप्लीटली। तो यही मैंने लिखा है, साइज ऑफ इमेज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज ऑफ मिरर। अब ये जो इमेज बनती है ना, अगर ये मिरर बहुत छोटा है तो जो इमेज बनेगी उस इमेज का फील्ड व्यू भी छोटा होगा। हमने पिछली क्लास में फील्ड व्यू डिस्कस किया था, और फील्ड व्यू की साइज डिपेंड करती है साइज ऑफ मिरर। अब देखो इस किस तरह से डिपेंड करती है उसके कंसेप्ट को हम सीखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन पूछता हूं जो आप सबको याद है। ये पर्सन है h हाइट का, ये अपनी इमेज मिरर में देखता है, तो मिरर की मिनिमम साइज कितनी हो कि इस पर्सन की कंप्लीट इमेज फॉर्म हो जाए। इसके सामने जो मिरर रखूं वो कम से कम कितनी साइज का रखूं कि वो मिरर इसकी पूरी इमेज बना ले। देखिए मिरर यहां कहीं रखेंगे हम, मान लो मिरर यहां रखते हैं, तो इस मिरर की मिनिमम साइज क्या हो, इस मिरर की मिनिमम साइज मान लेते हैं h है, तो मुझे h की वैल्यू निकालनी है जिससे कि यह मिरर इस पर्सन की कंप्लीट इमेज बना दे। तो इसका आंसर है h की कोई भी वैल्यू रख दो, हमेशा पर्सन की तो पूरी इमेज बनेगी। इस मिरर की हाइट कितनी भी कम हो, जनरली आंसर आप लोगों को याद होता है h/2 कि पर्सन की जितनी हाइट है उसकी आधी हाइट का मिरर चाहिए, लेकिन ये गलत है। रीजन, यहां मिरर कितना भी छोटा हो, इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो हमेशा जो बनती है ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर बनती है। इमेज की साइज क्या होगी, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज ऑफ मिरर। लेकिन जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन यह है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द पर्सन हिज कंप्लीट इमेज। मतलब ये जो पर्सन है ये अपनी पूरी इमेज को देखे। देखो इमेज बनना अलग चीज है, दिखना अलग चीज है, और दिखती तब है जब ऑब्जर्वर उसके फील्ड व्यू में होता है। अगर हम मिरर की साइज कम लेंगे तो ऑब्जर्वर उसके फील्ड व्यू में नहीं होगा, तो उसको इमेज नहीं दिखाई देगी। लेकिन इमेज नहीं दिखाई दे रही है इसका मतलब इमेज बन तो रही है,
लेकिन नहीं दिखना नहीं दिखना फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे क्वेश्चन है मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी अ पर्सन हिज कंप्लीट इमेज। क्वेश्चन क्या है, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी कंप्लीट इमेज। एक पर्सन अपनी कंप्लीट इमेज को मिरर में देखे तो उसके मिरर की मिनिमम हाइट कितनी चाहिए वो हमें निकालना है। अब देखो ये जो पर्सन यहाँ पर है इसका सिर तो यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पर है और यहाँ पे इसकी आंख होगी और यहाँ इसकी जमीन पर पैर है, ठीक है, जमीन पर इसके पैर है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ आंख और पैर के बीच की डिस्टेंस मैंने अज्यूम की x के बराबर है। अब हम ये कंसेप्ट सीखे हैं कि पैर की इमेज इस पर्सन को मिरर में कब दिखाई देगी। अच्छा ये बताओ इस पर मिरर में पैर की इमेज कहाँ बनेगी, इस मिरर जो है पैर की इमेज कहाँ बनाएगा। अगर मान लो इस मिरर और इस पर्सन के बीच की डिस्टेंस a के बराबर हो तो इस पैर की इमेज, ये पैर जो है इस मिरर के आगे तो इसकी इमेज उतना ही पीछे बन जाएगी, तो पैर की इमेज यहाँ कहीं बनेगी इस मिरर में, पैर की इमेज एट डैश और ये डिस्टेंस a के बराबर होगी। अब प्लेन मिरर में इस पैर की इमेज तो यहाँ बन गई, मिरर चाहे कितना भी छोटा हो यहाँ, लेकिन इमेज उसको दिखाई कब देगी भाई, ये जो इमेज बनी है ये पर्सन को तभी दिखाई देगी ना जब इससे निकलने वाली लाइट इस पर्सन के आंख में जाएगी। देखने का काम हमारी आई कर रही है, तो आई कर रही है तो इसका मतलब है इस पैर की इमेज तभी दिखाई देगी जब पैर से निकलने वाली कोई लाइट मिरर से टकराने के बाद इस पर्सन की आंख में जाए। तो देखो इस पैर से निकलने वाली लाइट यहाँ कहीं टकराई और यहाँ टकराने के बाद ऐसे चली गई तो इस पर्सन को दिखाई दे देगी। इसका मतलब अगर मिरर के इस पॉइंट से लाइट टकराएगी ना, पैर से निकलने वाली लाइट इस पॉइंट से टकराएगी तभी इस लाइट के करस्पॉन्डिंग ही उस पर्सन को इमेज दिखाई देगी। अगर ये लाइट पैर से निकलने वाली इससे थोड़ा सा नीचे टकरा गई तो आंख से नीचे पहुंचेगी तो वो लाइट के करस्पॉन्डिंग इसको इमेज नहीं दिखाई देगी। अब यहाँ ये जो लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे गई, इस मिरर का नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये होगा, और ये हम जानते हैं ना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, इस कंसेप्ट से देखो ये E, इसको कुछ पॉइंट मान लेता हूं P मान लिया। अब आपको ये दो ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, ट्राइंगल EPA एंड ट्राइंगल PLA, आ रहे हैं दो ट्राइंगल और दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होने के लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए, या तो तीन साइड बराबर हो या तीन एंगल बराबर हो। अब इन दोनों में एक एंगल तो ये बराबर है ना और एक ये डैश डैश वाली लाइन कॉमन है, और तीसरी कंडीशन ये एंगल 90 और इस ट्राइंगल में भी 90 है, तो तीन कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं। और सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है, इसका मतलब ये E से P तक की डिस्टेंस और P से L तक की डिस्टेंस बराबर होगी, E से P और P से L तक की लेंथ इक्वल होगी, और ये टोटल लेंथ x है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी x/2 के बराबर, ये डिस्टेंस x/2 होगी। इसका मतलब जो पैर और आंख है उसके बीच का जो मिड पॉइंट है उसके ठीक सामने मिरर होना चाहिए, उसके ठीक सामने मिरर होना चाहिए। अब उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारे सिर की इमेज भी मिरर में हमें दिखाई दे तो सिर की इमेज ये मिरर बनाएगा कहां, सिर की इमेज को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सिर की इमेज कहां बनेगी, उसके लिए हम सिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ना, और ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पीछे यहाँ सिर की इमेज बनेगी h डैश और ये लेंथ भी a के बराबर होगी, बनेगी ना। मैंने आपको बताया था सिर के ठीक सामने मिरर हो या नहीं उससे मतलब नहीं है, हम मिरर की लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब इस पर्सन की जो इमेज बनेगी वो तो ऐसे बनेगी यहाँ कंप्लीटली इस तरह से, और ये हाइट h के बराबर ही होगी, तो पर्सन की पूरी इमेज मिरर बनाता है
चाहे मिरर कितना भी छोटा हो। अब तो इमेज बनना अलग चीज है और वो किसी ऑब्जर्वर को दिखना अलग चीज होती है। अब सिर की इमेज दिखाई कब देगी, जब सिर में से निकलने वाली लाइट मिरर पे गिरे और मिरर से टकराने के बाद आंख में एंटर करे। तो हम एक सिर से लाइट इंसिडेंट कराते हैं इस तरह से और रिफ्लेक्शन के बाद ये आई में एंटर करेगी। लेकिन ये तभी एंटर करेगी ना जब यहाँ मिरर हो, तो मिरर हमें यहाँ तक लेना पड़ेगा। इस बी पॉइंट तक हमारे पास मिरर होना चाहिए, इस बी पॉइंट तक हमारे पास मिरर होना चाहिए। आया समझ में? अब देखो इसको और समझने के लिए वापस यहां से हम, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होंगे ना। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है, इसको आर आर के सिंबल से बता देते हैं। तो अब आर आर ये दोनों एंगल बराबर है और सिर और आंख के बीच की डिस्टेंस मैं मान लेता हूं y है। अब ये अगर डिस्टेंस y है तो वापस ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हो गए, तो ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होगी। और बराबर डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये लेंथ है टोटल y है और ये मिड पॉइंट है इसका, ये q पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं e से q तक की लेंथ टोटल y का हाफ होगी। तो ये किसके बराबर हो गई, y/2। और ये डिस्टेंस हमने पहले निकाली थी x/2। तो अब हाइट ऑफ मिरर कितनी हो गई, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। करने नोट। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ डिविएशन। और एंगल ऑफ डिविएशन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं डेल्टा, इस सिंबल को बोलते हैं डेल्टा। अब एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। यही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बताओ इस डायग्राम में देखकर एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड डिविएशन। तो डिविएशन एंगल कितना है, ये इंसिडेंट लाइन है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये एंगल आई, ये एंगल आई, तो दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना हुआ, 2i हुआ ना। बट एंगल ऑफ डिविएशन का ये आंसर रॉन्ग है। क्यों, देखो समझो, अपन ने वेक्टर में पढ़ा है जैसे मुझे इस लाइट और इस लाइट के बीच का एंगल बनाना है, तो ये दोनों लाइट इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, लेकिन इस पॉइंट पर इसका जो एरो है अंदर की तरफ है, इसका एरो बाहर की तरफ है। जबकि एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के लिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर दोनों के एरो होने चाहिए, या तो इनवर्ड या दोनों के आउटवर्ड। तो अभी ये एंगल ऑफ डिविएशन नहीं है। एंगल ऑफ डिविएशन को निकालने के लिए जो वेक्टर है इसको हम यहाँ शिफ्ट करें, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हुआ, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, और ये एंगल अगर आई है, ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई होगा, ये एंगल आई है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब ये है, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इनके बीच का ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ डिविएशन कहलाएगा। अब ये एंगल ऑफ डिविएशन कितना है,
यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल 180 होता है, लेकिन 180 में से आई और आई सब्ट्रैक्ट होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 ये एंगल ऑफ डेविएशन है। तो रिफ्लेक्शन के केस में इन रिफ्लेक्शन डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है, रिफ्लेक्शन में लाइट के डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है। अब इसको डेविएशन एंगल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये लाइट इधर आ रही थी, इधर आ रही थी ना, और मिरर से टकराने के बाद ये लाइट ऐसे घूम गई, तो मिरर से टकराने के बाद लाइट जितने एंगल से रोटेट हुई, लाइट जितने एंगल से रोटेट हुई इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो ये लाइट जा ऐसे रही थी, मिरर से टकराने के बाद ऐसे रोटेट हुई ना, तो जितने एंगल से घूमी वही एंगल ऑफ डेविएशन है। अब ये बताओ इस डायग्राम में लाइट जो डिविएट हुई, क्लॉकवाइज डिविएट हुई या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ ये एरो जो मैंने लगाया है घड़ी के घूमने के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ ये आंसर जो होगा इस डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब ये डिविएशन अगर एंटी क्लॉकवाइज में इसके बराबर है, इसको डेल्टा 1 से लिख देता हूं, ये डिवीजन एंटी क्लॉकवाइज में इसके बराबर है। अब इस एंगल को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, ये लाइट ऐसे जा रही थी, मैं ये भी कह सकता हूं लाइट ऐसे घूम गई, ठीक है। तो अगर ऐसे घूम गई तो हम ये कह सकते हैं ये पूरा एक सर्कल जो सेंटर पे एंगल बनाता है 360 बनाता है, तो 360 एंगल बनाता है, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 किसके बराबर है, 2 पाई के इक्वल, 360 के इक्वल है ना। तो अब अगर डेल्टा 1 हमने निकाल लिया तो डेल्टा 2 कितना आ जाएगा, 360 में से माइनस कर देंगे, डेल्टा 2 को निकालने के लिए 360 में से माइनस कर देंगे, और ये डेल्टा 2 जो डिविएशन है ये किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो यहाँ इस क्वेश्चन के दोनों ही आंसर सही है, एक आंसर ये भी सही है और दूसरा डिविएशन ये भी सही है, 360 डिग्री माइनस डिविएशन, और ये कितना आ जाएगा 2 पाई सॉरी पाई प्लस 2i आ जाएगा, लेकिन ये किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये डिविएशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब इस स्लाइड में हमें डिवीजन एंगल बताना है, क्या होगा, डिवीजन एंगल कैलकुलेट करो कितना होगा, बताओ इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस क्वेश्चन में। देखो ये जो लाइट का इंसिडेंट रे का एंगल दे रखा है मिरर की सरफेस से दे रखा है, तो मिरर के नॉर्मल से जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 90 माइनस जो क्वेश्चन में गिवन है 60, 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और आई की टर्म में डेविएशन का फॉर्मूला होता है पाई माइनस 2i, तो 180 माइनस 2 इंटू 30 इट मीन्स आंसर हो गया 120। अब ये जो आंसर हुआ ये डिवीजन किस डायरेक्शन में आया, आपको ऐसे आंसर याद नहीं रखना है कि सर ये डिवीजन जो पिछला वाला डायग्राम बनाया था पाई माइनस 2i आपने एंटी क्लॉकवाइज कहा था और पाई प्लस 2i को क्लॉकवाइज कहा था, ये फॉर्मूला नहीं है, डायग्राम से पता लगेगा कि डिवीजन अब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अब डायग्राम से कैसे पता लगेगा समझते हैं हम, देखो ये मिरर, यहां से लाइट ऐसे आ रही थी और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई, तो अब ये लाइट का सीधा पाथ ये था, और यहाँ लाइट इधर जा रही थी और इधर से ऐसे डिविएट हुई, तो ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन है ना, और ये एरो किस डायरेक्शन में लगाया मैंने, क्लॉकवाइज लगाया, तो डेविएशन क्लॉकवाइज होगा।
तो ये डिवीएशन कितना आएगा, ये स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल 180 है, उसमें से आई और आई को सेपरेट करूंगा तो ये बचा हुआ एंगल आएगा। तो ये जो अपना आंसर आया है 120 किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसकी जगह हम आंसर दूसरा क्या देंगे, डेविएशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में निकाला है ना, तो जो फर्स्ट पार्ट में आंसर आया इसको 360 में से माइनस कर दो, तो 360 माइनस 120 लिखूंगा तो 240 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों ही आंसर इस क्वेश्चन के सही है। एक आंसर यह है और दूसरा आंसर ये, दोनों ही आंसर इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। मान लो क्वेश्चन में हमें ये वाला एंगल दे रखा है, मिरर से थीटा है, मिरर से थीटा एंगल पर लाइट इंसिडेंट होती है। तो अब यहाँ पर अगर ये एंगल ऑफ ये है तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा ना। तो इसका मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे मिरर की सरफेस से भी सेम एंगल बनाती है और मिरर के नॉर्मल से भी इक्वल एंगल बनाती है। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर मेक सेम एंगल विद मिरर और इट्स परपेंडिकुलर। लिखो इस रिजल्ट को, तो रिजल्ट क्या है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर मेक सेम एंगल विद मिरर सरफेस। मिरर की सरफेस से जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है सेम एंगल बनाती है। अब बताओ इस केस में डिवीएशन कितना है, इस डायग्राम में डिवीएशन कितना है और किस डायरेक्शन में है। तो देखो डिवीएशन को निकालने के लिए ये लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, ये इंसिडेंट रे ये थी और ये लाइट इंसिडेंट रे ऐसे घूम गई, तो यही तो एंगल ऑफ डिवीएशन है। अब इस एंगल ऑफ डेविएशन को निकालने के लिए ये एंगल थीटा दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा ना। तो थीटा प्लस थीटा, डेविएशन कितना आ गया 2 थीटा, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो मिरर की सरफेस से एंगल अगर दे रखा हो तो डेविएशन निकालना थोड़ा ज्यादा आसान है, उसको समझना थोड़ा आसान काम है। तो ये डेविएशन थ्रू मिरर हो गया। अब नॉर्मल इंसिडेंस, अगर लाइट मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंट हो इसका मतलब क्या होता है, लाइट मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हो, नॉर्मली मतलब इस तरह से लाइट इंसिडेंट हो, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। अब लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो बताओ बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। अगर लाइट मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, और 0 है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 होगा, तो डेविएशन कितना होगा। अब देखो इसमें यहाँ लाइट इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्टेड लाइट इसी पाथ को तो फॉलो करते हुए रिटर्न हो जाएगी, तो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन नीचे और रिफ्लेक्टेड लाइट का डायरेक्शन ऊपर है, तो दोनों लाइट के बीच एंगल कितना है, डेविएशन एंगल कितना हुआ, डेविएशन का मतलब ये एंगल हुआ ना, और ये एंगल कितना है 180 डिग्री, तो डेविएशन कितना हुआ 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और दूसरी तरफ से मेजर करेंगे तो ये एंगल भी 180 आएगा, तो आंसर 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज का हो या एंटी क्लॉकवाइज, बात बराबर है। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया हमारा, अगर किसी मिरर पर लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपना पाथ रिट्रेस करती है, तो लिखें इस रिजल्ट को, इफ
If light incident on a mirror normally, then light retrace its original path after reflection from the mirror. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आगे क्वेश्चंस में सॉल्व बहुत काम आता है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेजिंग इंसिडेंस. ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90, तो डेविएशन 0 डिग्री. ग्रेज का मतलब होता है सरफेस के पैरेलल. अब ये जैसे मिरर की सरफेस के पैरेलल ऐसे लाइट इंसिडेंट हो, पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रही है. अब अगर ये लाइट इंसिडेंट लाइट मिरर के पैरेलल है तो इसकी मिरर के नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी इसी को एंगल कहते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये एंगल तो नजर आ रहा है 90 डिग्री. और लाइट अगर इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो इसके लाइट के पाथ में कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिटर्न हो जाएगी. तो इस वाली कंडीशन में ना लाइट का डेविएशन हुआ है, लाइट का कोई डेविएशन नहीं हुआ. अब इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहे एग्जाम की कोरोना के टाइम. और तैयारी का प्रोसेस ये रखें कि पहले मेरे वीडियो लेक्चर्स देखें. इसके अलावा जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसमें मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देता हूँ, शीट्स देते हैं, डीपीपीस देते हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. जो होमवर्क वहाँ मैं डे बाय डे देता हूँ. उसके बाद अगर किसी में कोई डाउट आता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर यह है. माई सेल्फ पीजी सर.